नमस्ते। कभी सोचा है क्या होता है जब कोई व्यापार करने वाली कंपनी एक देश पर हुकूमत करने लगे? आज हम इतिहास के एक ऐसे ही दौर में चलेंगे जहां सिर्फ मुनाफे की भूख ने एक पूरे देश की कहानी लिख डाली। ये तस्वीर ये कोई आम तस्वीर नहीं है। ये इतिहास के एक बहुत बड़े मोड़ को दिखाती है। तारीख थी 12 अगस्त 1765। वो दिन जब मुगल बादशाह ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल का दीवान बना दिया। जरा सोचिए, एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहां सिर्फ व्यापार करने आई थी, अब आधिकारिक तौर पर भारत के सबसे अमीर प्रांतों में से एक की फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेटर बन गई थी। यह सिर्फ एक कागजी समझौता नहीं था, नहीं, यह व्यापारियों के शासक बनने की तरफ पहला और सबसे अहम कदम। और यहीं से हमारी आज की कहानी का सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब किसी देश को एक बिजनेस की तरह चलाया जाने लगे, जहां हर फैसले का आधार मुनाफा हो, तो फिर उस देश का और वहां के लोगों का क्या होता है? तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि ये बदलाव हुआ कैसे। आखिर वो क्या था जिसने एक ट्रेडिंग कंपनी को टैक्स कलेक्टर बना दिया? देखिए, दीवान बनने का मतलब था एक बहुत बड़ा आर्थिक बदलाव। 1765 से पहले सीन कुछ ऐसा था कि कंपनी को भारत से सामान खरीदने के लिए ब्रिटेन से सोना चांदी लाना पड़ता था। लेकिन दीवानी मिलते ही खेल पूरी तरह बदल गया। अब कंपनी बंगाल के लोगों से ही टैक्स वसूलती और उसी पैसे से यहां का सामान खरीदकर इंग्लैंड भेज देती। मतलब अब भारत की ही दौलत से भारत का ही सामान खरीदा जा रहा था। ब्रिटेन से पैसा आना बंद हो गया। दिलचस्प बात यह है कि उस वक्त भी कंपनी खुद को एक ट्रेडर ही मानती थी। उसका बस एक ही मकसद था, ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू, मतलब ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। अपने बढ़ते खर्चों को पूरा करने के लिए और भारत से सस्ती कीमत पर बढ़िया कॉटन और सिल्क खरीदने के लिए कंपनी ने लोकल इकोनॉमी पर जबरदस्त दबाव डालना शुरू कर दिया। और जब मुनाफे की ये भूख बेलगाम हो जाए तो तबाही तो आनी ही थी। कंपनी की इस एग्रेसिव पॉलिसी के जो नतीजे हुए वो बहुत भयानक थे। देखते ही देखते बंगाल की पूरी अर्थव्यवस्था चरमराने लगी। कारीगर अपने गांव छोड़ छोड़कर भाग रहे थे। क्यों? क्योंकि कंपनी उन्हें अपना माल कौड़ियों के दाम बेचने पर मजबूर कर रही थी। उधर किसान वो इतना भारी भरकम लगान चुका ही नहीं पा रहे थे। नतीजा, प्रोडक्शन ठप पड़ गया और खेती बाड़ी तबाह होने की कगार पर पहुंच गई। और फिर साल 1770 में इस आर्थिक तबाही ने एक अकाल का रूप ले लिया। एक ऐसा भयानक अकाल जिसमें अंदाजा है कि 1 करोड़ लोगों की जान चली गई। सोचिए, 1 करोड़! इस अकाल ने बंगाल की लगभग 1/3 आबादी को खत्म कर दिया। अब इतनी बड़ी तबाही ने कंपनी को भी हिलाकर रख दिया, लेकिन उन्हें इंसानी जानों से ज्यादा फिक्र थी अपने मुनाफे की। उन्हें समझ आ गया था कि अगर एक रेगुलर फिक्स्ड इनकम नहीं आई तो उनका पूरा धंधा ही ठप हो जाएगा। और बस इसी जरूरत ने जन्म दिया उनकी पहली बड़ी पॉलिसी को। और इस पॉलिसी को लागू करने वाले थे चार्ल्स कॉर्नवालिस, उस वक्त के गवर्नर जनरल। जैसा कि हमने बात की, कंपनी को एक फिक्स्ड रेगुलर इनकम की सख्त जरूरत थी। तो इसी मकसद से 1793 में इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट यानी स्थायी बंदोबस्त लागू किया। तो ये सिस्टम था क्या और काम कैसे करता था? आइडिया बड़ा सिंपल था। सरकार ने जमीन का रेवेन्यू हमेशा के लिए फिक्स कर दिया। कहा कि अब से इतना ही पैसा देना होगा और यह पैसा वसूलने की जिम्मेदारी दी गई स्थानीय राजाओं और ताल्लुकदारों को, जिन्हें अब जमींदार कहा जाने लगा। उनका काम था किसानों से लगान इकट्ठा करना और कंपनी को चुकाना। अंग्रेजों को लगा कि इससे 2 फायदे होंगे। एक तो उन्हें फिक्स्ड इनकम मिलेगी और दूसरा, जमींदार ज्यादा मुनाफे के लिए अपनी जमीन में इन्वेस्ट करेंगे, उसे बेहतर बनाएंगे। लेकिन क्या ये परमानेंट सोल्यूशन काम कर पाया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी तरह से फेल हो गया। पर क्यों? पहली वजह तो ये थी कि जो रेवेन्यू फिक्स किया गया था वो इतना ज्यादा था कि उसे चुकाना लगभग नामुमकिन था। कोई भी जमींदार अगर पैसा नहीं दे पाता था तो उसकी जमींदारी नीलाम कर दी जाती थी। अब ऐसे में जमीन में सुधार कौन करेगा? जमींदारों ने भी जमीन को सुधारने में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाया। उनका तो बस एक ही काम रह गया था, जैसे तैसे किसानों से पैसा निचोड़ो और कंपनी को दो। तो जब परमानेंट सेटलमेंट का ये एक्सपेरिमेंट फेल हो गया तो कंपनी को समझ आया कि उन्हें कुछ और तरीके आजमाने पड़ेंगे। और यहीं से शुरू हुआ रेवेन्यू सिस्टम्स के साथ नए नए एक्सपेरिमेंट्स का दौर। तो अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग सिस्टम ट्राई किए। बंगाल में तो परमानेंट सेटलमेंट था ही। इसके अलावा आई माहलवाड़ी प्रणाली, जिसमें पूरे गांव यानी महाल की तरफ से गांव का मुखिया टैक्स देता था। और फिर थी रैयतवाड़ी प्रणाली, जहां कंपनी सीधे किसानों से, जिन्हें रैयत कहते थे, टैक्स वसूलती थी। इससे एक बात तो साफ थी,
कंपनी लगातार मुनाफा कमाने के नए नए रास्ते खोज रही थी, चाहे कोई भी सिस्टम लगाना पड़े। लेकिन सिस्टम का नाम चाहे कुछ भी हो, परमानेंट, महालवाड़ी या रैयतवाड़ी, एक चीज कॉमन थी। हर सिस्टम में रेवेन्यू इतना ज्यादा रखा गया था कि किसान उसे चुका ही नहीं पा रहे थे। बेचारे कर्ज के बोझ तले दबते जा रहे थे और हालत इतनी खराब हो गई कि कई इलाकों में तो गांव के गांव खाली हो गए। अब जब कंपनी को लगा कि जमीन से सीधे टैक्स वसूलने में बहुत मुश्किलें आ रही हैं, तो उन्होंने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। उन्होंने सोचा, क्यों ना किसानों से उन फसलों की खेती करवाई जाए जिनकी यूरोप में जबरदस्त डिमांड है। और इसी सोच के साथ खेल में एंट्री हुई एक फसल की जो आगे चलकर बहुत बदनाम हुई। नाम था नील। अच्छा, अब जरा इन दो तस्वीरों पे नजर डालिए। एक तरफ है भारत का पारंपरिक कलमकारी प्रिंट और दूसरी तरफ इंग्लैंड का मशहूर विलियम मॉरिस प्रिंट। एक पूरब का, एक पश्चिम का। क्या लगता है इन दोनों में क्या चीज कॉमन हो सकती है? इसका जवाब है एक खास चमकीला नीला रंग। ये रंग आता था नील के पौधे से जो भारत में उगाया जाता था। हुआ ये कि उस वक्त ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जोरों पर था और वहां की टेक्सटाइल इंडस्ट्री को इस वाइब्रेंट ब्लू कलर की बहुत ज्यादा जरूरत थी। तो किसानों से नील उगाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया जिसे रैयती सिस्टम कहते थे, और ये एक जाल की तरह था। होता ये था कि किसानों को एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए मजबूर किया जाता। उन्हें थोड़ा सा कर्ज भी दिया जाता था एक एडवांस के तौर पर, लेकिन शर्त यह होती कि उन्हें अपनी सबसे अच्छी, सबसे उपजाऊ जमीन के कम से कम 25% हिस्से पर नील ही उगाना होगा। और असली खेल तो तब होता जब फसल तैयार होती। बागान मालिक उसे इतनी कम कीमत पर खरीदते कि किसान अपना कर्ज कभी चुका ही नहीं पाता था, और इस तरह कर्ज का ये सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता। कंपनी की नीतियों ने किसानों के लिए पीछे क्या छोड़ा? सिर्फ कर्ज और बर्बादी की एक लंबी दास्तां। उसी दौर के एक ऑफिसर थे H.T. कोलब्रुक। उन्होंने 1860 में इन किसानों की हालत देखकर जो लिखा वो सच में दिल दहला देता है। उन्होंने लिखा कि ये काश्तकार खुद को कर्ज से कभी बाहर नहीं निकाल सकते। जब उन्हें जीने को भी पूरा नहीं मिलता तो ऐसे भयानक हालात में वे दिल लगाकर काम कैसे कर सकते हैं? नहीं उन्हें अपनी हालत सुधरने की कोई उम्मीद दिखाई देती है। ये शब्द उस दौर की बेबसी और निराशा की जीती जागती तस्वीर हैं। और ये सब कुछ हमें वापस उसी पहले सवाल पर ले आता है, जब जमीन और लोग सिर्फ एक कंपनी के बैलेंस शीट पर लिखे नंबर बनकर रह जाएं, जब हर फैसला सिर्फ मुनाफे के लिए हो, तो इसकी असली कीमत आखिर कौन चुकाता है? इस पर सोचना जरूरी है।